अब देखो ध्यान से देखना, ये हमारे टॉपिक कौन सी बुक को कवर करते हैं? सेकंड पार्ट को। ठीक है, इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक किया तो ये लगा लो 4 से 5 टॉपिक साथ में हो गए। 40 मार्क्स की ये बुक होती है, 40 मार्क्स की। पार्ट बी है ये, और पार्ट ए 40 मार्क्स की। तो यहां से हम 40 मार्क्स में अगर सिर्फ इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो हमारे मोर देन 20 मार्क्स यहीं आ गए हैं, सिर्फ इन 10 क्वेश्चंस में। अब इनको करना कैसे है? जहां भी कॉन्सिक्वेंसेस आ गई उसकी डिटेल में जाना है कि पार्टीशन था क्या, उसका आउटकम क्या रहा, वो हुआ क्यों, कैसे हुआ। अब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट किसी भी चीज का, कोई भी आउटकम। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन जो है ट्रांसफर हुई, माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह गई। कॉम्युनल रायोट्स, धर्म के नाम पर बहुत सारे दंगे फसाद हुए, हिंदू मुस्लिम में हुए। रिफ्यूजी प्रॉब्लम आई, इंडिया को बहुत सारी रिफ्यूजी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसके बाद क्या आता है? डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज, क्योंकि जब हमें ये था कि आज हम आजाद होने वाले हैं, उसी टाइम हमारे क्या था, एक प्रॉब्लम भी सामने आई। किस चीज की? कि हम डिवाइड हो रहे हैं, किसमें? पाकिस्तान में और इंडिया में। तो हमारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे रिसोर्सेज, ट्रेड नेटवर्क, बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिवाइड भी की गई। पॉलिटिकल टेंशन आई, बहुत सारी टेंशन आई, किस तरीके से हम कश्मीर इशू को संभालेंगे, किस तरीके से हम एरियाज को, बाउंड्रीज को, उनको फाइनलाइज करेंगे। तो बहुत सारी पॉलिटिकल टेंशन भी आई हमारे सामने। उसके बाद और क्या आउटकम रहा? इमोशनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों में, जो हिंदू और मुस्लिम एक होकर जिन्होंने क्या किया था, पहले आजादी के लिए लड़ाई की, आज ही रात को उनके अंदर एक उत्साह था, एक क्यूरियोसिटी थी कि हम कल से आजाद हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर एक इमोशनल साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट भी था कि हम अपने लोगों से दूर भी हो जाएंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आया, किस तरीके से हम अपनी गवर्नमेंट को गवर्न करेंगे, किस तरीके से चलाएंगे, किस तरीके से डेमोक्रेसी डेवलप करेंगे, कैसे इस पॉवर्टी को दूर करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की प्रॉब्लम आई। तो ये क्या पढ़ा हमने? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। अब बात आती है कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू पार्टीशन, तो क्या करोगे? सबसे पहले इंट्रो दोगे। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, तो कॉन्सिक्वेंसेज तो बात हो गई आउटकम की, रिजल्ट की, यानी कि पार्टीशन के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हम पहले इंट्रो में क्या बताएंगे एक्चुअल में पार्टीशन था क्या। ठीक है, आउटकम, किसका आउटकम बता रहे हैं हम? पार्टीशन का। तो किसी भी क्वेश्चन का जब हम इंट्रो देने जाएंगे तो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे एक्चुअल में हुआ क्या था, कि और 2 नेशन बनते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ऑन द डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स ने क्यों डिमांड की? क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वाली प्रॉब्लम चल रही थी कि हम माइनॉरिटी में हैं, क्वांटिटी कम है, हमारे साथ कुछ गलत ना करें हिंदू, तो हम क्या करते हैं, एक अलग नेशन की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, जिसको जो पूरी भी की गई, जो हम देखते हैं पाकिस्तान। तो वो वाली प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि पार्टीशन एक्चुअल में था क्या, पहले इंट्रोड्यूस करेंगे 3 से 4 लाइन में। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे कि रिजल्ट क्या रहा, आउटकम क्या रहा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या रही हमारे पार्टीशन की, ये कॉन्सिक्वेंसेज रही। उसके बाद उसको कंक्लूड करेंगे 3 से 4 लाइन में कि आफ्टर स्टडीड दीज पॉइंट्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज और आउटकम, वी कैन से इजीली कि जो पार्टीशन था उसने बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट डाला हमारी सोसाइटी पे, हमारी सोसाइटी के लोगों पे। गॉट इट? अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब ध्यान रखना कि जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को उसके साथ रिलेट करके पढ़ना है। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। बार पढ़ते हैं 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, उसके बाद उसका डोमिनेंस कम हो गया, यानी उसका जो प्रभाव था, असर था, वो कम हो गया। तो उसकी डोमिनेंस पढ़ेंगे तो हमें ये पता है कि क्या हुआ, अब डिक्लाइन कैसे गया। तो ये सारे टॉपिक को रिलेट कर सकते हो तुम, यू आर एबल टू फ्रेम द आंसर्स। तो यहां से तुम्हें कौन सा टॉपिक को प्रिपेयर करना है? डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। और इसमें मेन हेडिंग क्या लेकर चलेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी में, कि पहले 3 जनरल इलेक्शन तक क्या करती है कांग्रेस पार्टी, अपने डोमिनेंस को बनाए रखती है
और वो कब था? फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड और थर्ड। फोर्थ में जैसे जैसे उनका जो डोमिनेंस है वो कम हुआ, डिक्लाइन हुआ, जो उनकी सीट्स हैं वो कम होनी शुरू हुई, तो उसके बाद उनके डोमिनेंस की कमी के बारे में पढ़ते हैं कि वो डिक्लाइन कैसे गया। तो डोमिनेंस क्या रहा, कैसे रहा, क्या रीजन था, कोजेस थे, या कांग्रेस पार्टी कैसे पहले 3 जनरल इलेक्शन में इतनी मेजोरिटी के साथ जीती? हर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल, कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, हमारी आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, और यही पार्टी है जिसने हमें आजादी दिलाई है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है इस पार्टी को? बिकॉज इट्स ओल्डेस्ट पार्टी। 1885 में सबसे पुरानी पार्टी सिर्फ क्या थी? कौन सी थी? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी थी। यही रीजन है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, जो विलेज से लेकर सेंटर तक हर किसी से कनेक्टेड थी, और कोई अदर पार्टी नहीं थी इसकी टक्कर में। सब कुछ हमारी आजादी से पहले से, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे हर एक चीज के लिए, तब से ही ये पार्टी हमारा साथ दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा रीजन था इनके डोमिनेंस का फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में। अपील टू ऑल सेक्शंस, सभी को इक्वल लेके चलते थे, किसी भी माइनॉरिटी को इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। ये आइडियोलॉजी इनकी बहुत पॉजिटिव थी, जो एक बहुत बड़ा रीजन बनती है इनके डोमिनेंस का। उसके बाद नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा हाथ रहा है जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल जी का। वो सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं हमारी आईएनसी में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे नेशन को बिल्ड करने में। ये रीजन था डोमिनेंस का। हमारी स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहे हैं, अभी जो हमने बात की कि बहुत सारे लीडर्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे इस पार्टी के, जिनकी वजह से इस पार्टी का नाम जो है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में उनके डोमिनेंस में और उनकी सीट्स के थ्रू देखने को मिलता है। ग्रैंड कोलिजन बनाने वाली पार्टी थी। जब कोलिजन हुआ स्टार्ट, तो ये इन्होंने बहुत बड़ा ग्रैंड कोलिजन के थ्रू गवर्नमेंट बनाई, ग्रैंड कोलिजन को इंट्रोड्यूस किया। डेमोक्रेसी बेस्ड आइडियोलॉजी, इनकी आइडियोलॉजी हमेशा क्या रही है? डेमोक्रेसी बेस्ड। अब नेहरू जी थे, उन्होंने जब देश आजाद हुआ, जब किसी के पास कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे भी जब सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करती है हमारी इंडिया कि किस तरीके से हम अपने नेशन को शेप करें, किस तरीके से हम अपने डेमोक्रेसी को डेवलप करें, तो ये सारे संभालने वाली, ये सब कुछ करने वाली हमारी कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। नेहरू जी थे, पटेल जी थे, बहुत सारे ऐसे फेसेस थे, ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने हमारे नेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत कुछ किया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, तो हम चैलेंजेस की बात करते हैं, पार्टीशन की बात करते हैं, पार्टीशन के टाइम पे कौन से 3 चैलेंज आए हमारे सामने। सेकंड चैप्टर में तो जब आप पढ़ेंगे पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसीज, पार्टीशन कैसे हुआ, उसका आउटकम क्या रहा, तो चैप्टर के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मेनली बनता है कि कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस से रिलेटेड। अब इसका जो डोमिनेंस है वो कम होना शुरू हुआ, वो कैसे हुआ वो हम यहाँ पढ़ेंगे इमरजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी लगा दी गई थी जिसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो शुरू हो गया था। बहुत सारे ऐसे रीजन रहे कि जिसकी वजह से डोमिनेंस जो है कांग्रेस का वो कम होना शुरू हुआ। अगला हम पढ़ेंगे कि नीति आयोग क्या था, उससे पहले क्या था, नीति आयोग क्यों बना, कैसे बना, नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि बहुत ही कम मार्क्स का हमारे एग्जाम्स में आता है, प्लान डेवलपमेंट से। करंट अफेयर्स भी एंड ट्रेंडिंग जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके अकॉर्डिंग भी। नीति आयोग, अब नीति आयोग है क्या? पहले तो ये इंट्रोड्यूस करोगे कि नीति आयोग क्या है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक स्ट्रेटेजिकल एक कम्युनिटी बनाई गई। अब नीति आयोग जो है उसका सबसे पहले फुल फॉर्म देखो, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इंस्टीट्यूट तैयार किया गया नेशनल लेवल पे, दैट इज नीति। सेटअप कब हुआ इसका? 1 जनवरी 2015। अब कैसे याद रखेंगे? बीजेपी सरकार कब आई? 2014 में। अब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है। इट मींस, इससे यहां से क्या समझ सकते हो कि इट्स बेस्ड ऑन गवर्नमेंट, नॉट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन गवर्नमेंटल। तो गवर्नमेंट है जो इसको सेटअप करती है। अब इसको सेटअप किया गया 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस करते हुए, किसको? जो कि पहले प्लानिंग कमीशन थी, जो फॉर्म कब की गई थी? 1950 में। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
कि जो नीति आयोग है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया गया कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग क्या होता था, जैसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, सेकंड आया, थर्ड आया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किस पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे। सेकंड 5 ईयर प्लान पे हमने फोकस किया इंडस्ट्रीज पे। तो कुछ एस्पेक्ट ऐसी हैं छूट जाती हैं, कुछ टाइम पीरियड रह जाता है, हो सकता है हम 5 साल में वो कंप्लीट ना कर पाए, फुलफिल ना कर पाए, उन गोल्स को, उन अचीवमेंट्स ना पा पाए। तो क्या किया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है प्लानिंग कमीशन को, जो 1950 में बना था, विद द नीति आयोग। और इसका मेन एम था, इसके ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे अलग थे, एम अलग था। जैसे पता होगा ना एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर 12th क्लास के बेस पे मैं बात करूं, तो तुम्हारा एम है कि हमें 90 अबव मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने हैं, दैट इज योर एम ऑफ 12th क्लास। लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेली बेसिस पे तुम टेस्ट में अच्छे नंबर लो, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ये है जो डेली बेसिस पे तुम काम कर रहे हो। तो इसको ये ब्रॉडर वे में, तो क्या हुआ, एम हमारा क्या था नीति आयोग का, कि प्रमोट करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने पड़ेंगे हमें ये, यानी कि एनकरेज करेगी इनोवेशंस को नीति आयोग, मॉनिटर करेगी, इवैल्यूएट करेगी सभी एक्टिविटीज को ताकि डेवलपमेंट ला सके भारत में, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को फ्रेम करेगी, फ्रेमवर्क का काम करेगी, पार्टनरशिप का काम करेगी, यानी कि कॉपरेशन का। देखो अल्टीमेटली क्या करेगी, कॉपरेट करेगी हर चीज में, डेवलपमेंट कराएगी हमें। तो क्या किया, पार्टनरशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इस एम को अचीव करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ करेगी फॉर ऑल द रीजन, सभी एरियाज की। ये नहीं है कि किसी एक एरिया पे फोकस किया, दूसरा एरिया पीछे ना छूट जाए, किसी एक एरिया पे किया तो दूसरा एरिया, सभी एस्पेक्ट, सभी रीजन्स पे फोकस करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। हेल्प्स इंडियाज अचीव गोल लाइक SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस तरीके की अचीवमेंट में हेल्प करेगी क्या, नीति आयोग। तो क्या कर पाएंगी, इस एम को अचीव कर पाएंगी। उसके बाद इन्होंने क्या अप्रोच ली, जो प्लानिंग कमीशन थी बेटा, उसकी जो अप्रोच थी वो थी टॉप टू बॉटम। जो प्लानिंग कमीशन थी इसकी अप्रोच थी टॉप से लेकर बॉटम की, बट यहां क्या अप्रोच रखी नीति आयोग ने, बॉटम टू टॉप की। यानी कि क्या करेंगे, हम नीचे से बेस को मजबूत करेंगे और फिर टॉप की तरफ जाएंगे। टॉप टू बॉटम चीजों को नहीं देखेंगे, हम बॉटम टू टॉप चीजों को सुधारेंगे। जैसे किसी भी घर की अगर नींव मजबूत होगी तो कितनी भी बिल्डिंग बना लो स्ट्रॉन्ग बनेगी। ऊपर उसकी साज सजावट पे ध्यान नहीं देना, पहले उसकी नींव को मजबूत करना है। तो इन्होंने किस अप्रोच को लिया, बॉटम टू टॉप अप्रोच को अडॉप्ट किया नीति आयोग के थ्रू। चेयरपर्सन कौन होते हैं, अब मान लो इसकी कंपोजिशन पूछ ली जाए, 2 नंबर में कोई कंपोजिशन आ जाए नीति आयोग की, तो क्या बताएंगे कि इनके जो चेयरपर्सन होंगे हमेशा नीति आयोग के, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। वो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। जैसे अभी कौन है, मोदी। और जो वाइस चेयरमैन होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द पीएम। पीएम उनको अपॉइंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सोशल वर्क एंड द क्वालिटीज कैपेबिलिटीज ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसको जो है नीति आयोग को क्या बोला जाता है, पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, सोच विचार कर हमारी पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए किया गया काम जो है, जो स्ट्रेटजीज हैं, जो मेथड्स हैं, जो वेज हैं, ताकि हम इस गोल को अचीव कर पाएं और इंडिया की डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएं। तो नीति आयोग ये है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि क्या क्या प्रिंसिपल रहे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के और कैसे बनाए गए। नेक्स्ट चैप्टर से क्या आता है, इंडियाज एक्सटर्नल जो रिलेशन है, कि भारत के रिलेशन कैसे बनाए जाएंगे दूसरे स्टेट्स के साथ। उसमें हम पढ़ते हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स यानी कि किन सिद्धांतों को हम ध्यान में रखेंगे जब हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए जिन सिद्धांतों पे मेनली फोकस किया गया वो क्या थे, नेहरू जी की सबसे बड़ी और सबसे पहली अप्रोच फॉर
द फॉरेन पॉलिसी क्या थी? नॉन अलाइनमेंट। हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भी एक अलायंस में नहीं जाएंगे, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, यूएसए और यूएसएसआर। हमने नेम चलाया था नॉन अलाइंड मूवमेंट। ना हमने यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो किया, ना हमने यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो किया। फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे अदर स्टेट्स के साथ। हम जब तक कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, हम किसी पे भी कोई अटैक या कोई एलिगेशन नहीं लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखें, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी। फेथ इन इंटरनेशनलिज्म, हम इंटरनेशनलिज्म में फेथ रखेंगे, जिसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं लाइक वी आर द पार्ट ऑफ यूएन। हम अलग अलग इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके मेंबर हैं, उनमें हमने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि हम इसमें बिलीव करते हैं कि जब तक हम किसी और स्टेट के साथ नहीं मिलेंगे और कंट्रीज के साथ किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होंगे, तो हम क्या रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे, डेवलपमेंट नहीं होगी और हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। टू बिल्ड द बेटर रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, तो हमने क्या किया है, फेथ दिखाया है हमेशा इंटरनेशनलिज्म में। उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये हमारा मेन प्रिंसिपल रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, कि हम किस पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल राइट्स पे। ह्यूमन जो राइट्स हैं, जिसके अंडर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स जिनको हम सेव रख सकते हैं, जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल है वो फ्रीडम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, अपने राइट्स को एंजॉय कर सकता है, अपने खुद की लाइफ में सरवाइव अच्छे से कर सकता है, तो उस पे फोकस किया गया है। उसके बाद अपोजिशन ऑफ पॉलिसी ऑफ कास्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाएंगे, कास्ट और क्रीड और कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। और इंपेरियलिज्म के हमेशा अपोजिट रहे हैं इंडिया। और इंपेरियलिज्म क्या होता है, साम्राज्यवाद। हमने स्टार्टिंग से किस चीज पे फोकस किया है, डेमोक्रेसी, कि हम लोगों को ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों को राइट्स देंगे, उनके राइट्स को छीनेंगे नहीं, इंपेरियलिज्म नहीं होगा, डेमोक्रेसी डेवलप करेंगे। और थ्रू दीज प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इनको बेस बनाया गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, हम किस तरीके से दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन रखेंगे। गॉट इट। उसके बाद हमारा आता है कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट कैसी रही। देखो यहां से हम ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट पे। से तो जब भी चैप्टर्स को पढ़ते हो, टॉपिक्स को पढ़ते हो, कोरिलेट करो। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी किस पार्टी से रिलेटेड है, किस पार्टी, कांग्रेस से रिलेटेड है। अब कांग्रेस से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली कांग्रेस के पार्टी के डोमिनेंस में कोई ना कोई इसका हाथ होगा, उसके डिक्लाइन होने में या उसके ऊपर बढ़ने में। उसके बाद हमारी जो कॉन्सिक्वेंसीज हुई हैं पार्टीशन की, उसके बाद के जो डिसीजन हुए हैं वहां कौन था, कांग्रेस थी। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स होते हैं कोरिलेट करते हैं एक टॉपिक से। यहां से तुम्हें समझ आएगा किस तरीके से हम इस टॉपिक में इसको ऐड करेंगे जब हमसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जिसका डोमिनेंस इतना अच्छा चल रहा था कैसे डिक्लाइन हुआ। उसमें एक रीजन इंदिरा गांधी भी थी। तो यहां से देखो, जब हम पढ़ते हैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, नथिंग, न पॉजिटिव न नेगेटिव। हमसे क्या पूछा गया है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के बारे में। तो उसकी बात करते हैं। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंडर सबसे मेन बात, देखो नॉर्मल चीजें सबको पता है, कांग्रेस की पार्टी की थी, कैसे थे, क्या काम करते थे, किस आइडियोलॉजी पे करते थे। हम बात करेंगे पॉलिटिकल मुद्दों की। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके अंडर हुआ, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंडर हुआ। और ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज था, रिवॉल्यूशन था हमारी इंडिया के लिए, हमारी सफिशिएंसी के लिए, हमारी जो अनाज की कमी थी, लोगों को रिसोर्सेज की कमी हो रही थी, उसके लिए। ठीक है, कि रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके, अनाज की कमी ना हो किसी भी तरीके की। उसके बाद 1971 की वॉर जो है वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंडर होती है। किसकी वॉर थी ये, किसके बीच में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जिसके बाद कौन जीता, इंडिया जीती थी, और बांग्लादेश जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई गई। उसके बाद
बैंक नेशनलाइजेशन किया गया। अब ये भी बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था कि गरीब लोगों को, पुअर फार्मर्स को बहुत इजी लेवल पे जो है लोन प्रोवाइड कराया जा सके, तो ये भी अच्छा काम किया इंदिरा गांधी की सरकार ने। उसके बाद इनके जो डिसीजन होते थे वो बड़े ही क्विक होते थे, ये बहुत टाइम नहीं लगाते थे। अब इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी, कि ये बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे किसी के साथ, या ये भी कह सकते हो कि टाइम वेस्ट नहीं करते थे, इनके डिसीजन बहुत ही क्विक होते थे। उसके बाद की बात करें, देखो ये इसमें थोड़ा सा इमरजेंसी में क्रिटिसिज्म आ जाता है। जब भी हम बात करते हैं, अगर नेचर पूछा जाए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का, देन वी कैन कंक्लूड ऑल दीज पॉइंट्स, कि पॉजिटिव भी बता सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव नेगेटिव अलग पूछा है तो आपको अलग करके बताना है, अगर सिर्फ कॉजेज पूछे गए हैं तो उस तरीके से बताना है। तो अब आपको मॉडिफिकेशन ऑफ द आंसर खुद करनी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो क्या होता है, इमरजेंसी लगती है, किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी ऑब्वियसली, जो कि हम आगे डिटेल में भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इमरजेंसी इन 1975। तो देखो एक ही टॉपिक कितने टॉपिक से कोरिलेट करता है। अच्छा, इससे भी रिलेट करेगा, क्यों उनकी डोमिनेंस कम हुई इलेक्शन में, तो यहां से एक रीजन निकल के आता है कि डिक्टेटरशिप पे ज्यादा फोकस करते थे। अच्छा, वर्क किया इन्होंने पुअर पीपल्स के लिए, जैसे इन्होंने एक नारा भी लगाया था, स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, तो इन्होंने गरीब लोगों के लिए भी बहुत काम किया है। डिक्टेटरशिप पे भी फोकस किया है कि अपनी ज्यादा चलाते थे, औरों की नहीं सुनते थे, डेमोक्रेसी में कम विश्वास था। और इमरजेंसी जो लगी, यहां पर हम बात करें कि ये पूरी तरीके से नेगेटिव थी या पूरी तरीके से पॉजिटिव थी, हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे क्रिटिसिज्म रहा है हमेशा से। कुछ लोग कहते हैं कि इमरजेंसी लगाना उस टाइम पे बहुत जरूरी था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इमरजेंसी उस टाइम पे गलत लगाई गई, जिसकी वजह से हमारा देश बहुत पीछे गया है। इन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए ऐसा किया, तो ये इनके नेगेटिव पॉइंट्स में भी आ जाएगा। तो ये क्या था, इट ऑल अबाउट द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। बाकी इमरजेंसी को हम, डिक्टेटरशिप को, इमरजेंसी को हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इन 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इसी तरीके से, पॉइंट्स के साथ, हेडिंग्स के साथ, ठीक है। और इसके बाद हम सेकंड बुक को भी कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से, हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए कि कितने क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं इन दोनों पार्ट में से, पार्ट ए और पार्ट बी में से, जो कि आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हेडिंग बनानी है, किन वर्ड्स को चूज करना है अपनी हेडिंग्स के लिए और किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, इसमें हेल्प होगी।